तो पहले वाले वीडियो में हमने आपको इम्पेरेटिव के बारे में बात कर रहे थे, और इम्पेरेटिव का जो नेगेटिव होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो नेगेटिव होते हैं उनके बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, बात तो अभी चली रही है किसके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में चल रही है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्यों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आदेशात्मक वाक्यों के बारे में मैंने बताया था कि जो वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं उनको अपन पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि उनको जो बनाने का तरीका है, उदाहरण भी दिए दिए थे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे। जैसे उदाहरण के लिए कहें, टेल हिम टू गो, जैसे ये वाक्य है। तो अब ये जो वाक्य बनेगा ना, इसको अब जैसे पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि वाक्य कैसा है, इम्पेरेटिव है। कैसे पता लगा इम्पेरेटिव है? क्योंकि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। अब जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब इम्पेरेटिव है, और इम्पेरेटिव है तो सबसे पहले हमारा नियम कहता है क्या लगा दो, लेट। उसके बाद नियम कहता है ऑब्जेक्ट लाओ, तो मतलब ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यह क्या आ जाएगा, लेट हिम, फिर लगा दो बी, एम बी की थर्ड फॉर्म। एम बी क्या है पर टेल, टेल की थर्ड हो जाएगी टोल्ड, टू गो। कैसे होगा? लेट हिम बी टोल्ड टू गो, लेट हिम बी टोल्ड टू गो। जैसे पहले लेट लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर मेन वर्ब की क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म। अब ये दे रखी है इसमें, इसको यहाँ की यहीं छोड़ दो। आई कि नहीं बात समझ में? तो इससे अपन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो हमारी जो मुख्य वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो इसके अंतर्गत क्या है, वो टेल है। तो टेल की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये तो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल विद टू है। ये पार्टिसिपल वर्ब है, पार्टिसिपल विद टू। तो इसको अपन इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। तो मतलब कहने का अभिप्राय एक है, सारे उदाहरण में पहले दे चुका था। कहने का अभिप्राय ये है कि जो यहाँ पर लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो वो ऑब्जेक्ट ही आता है, ऐसा नहीं है। कैसे को बना दे साहब, लेट ही बी टोल्ड टू गो, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें किया जाता है, इसके बारे में बता दिया था। उसके बाद फिर मैंने ये बताया था पहले वाले वीडियो में कि लेट अगर वाक्य नेगेटिव हो तो कैसे बनाते हैं, लेट प्लस या तो ऑब्जेक्ट प्लस नॉट लिख दो, बी मेथड, और या फिर इस नॉट को लेट के तुरंत बाद लगा दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, कई सारे उदाहरण भी इसके हमने आपको बता दिए थे। आप देखेंगे इसके बाद में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं एक्टिव वॉइस के, जो काय से स्टार्ट होते हैं, लेट से शुरू होते हैं। काय से शुरू होते हैं, वो लेट से शुरू होते हैं। तो जो लेट से शुरू होने वाली जो एक्टिव वॉइस, अभी तो हमने पैसिव वॉइस में लेट लिखा था, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे हैं जो एक्टिव वॉइस में भी काय से स्टार्ट हो रहे हैं, लेट से शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को अपन पैसिव वॉइस में बनाते समय क्या करते हैं
इसका जो तरीका है, ऐसे वाक्यों में मैक्सिमम केसेस में जो है वो डबल ऑब्जेक्ट आते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट आते हैं? डबल ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट आते हैं? डबल ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट, पहले आप ऑब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो थिंग्स होती हैं, या अपन कहें निर्जीव वस्तु होती है, रेसिपिएंट होते हैं। यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप तो ये समझो कि आपके लिए केवल इतना ही काफी है कि जो निर्जीव वस्तु हैं, बीइंग्स के अलावा, विशेष रूप से ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जो ऑब्जेक्ट है वो सब डायरेक्ट है, और जो बीइंग है, प्राणी है, वो सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। जैसे चेयर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि हिमे, मोहने, मी है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे वाक्यों में भी डबल ऑब्जेक्ट आते हैं। तो उनमें आपको क्या करना है? देखो, कोई खास फर्क नहीं, पहले आप उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे वाक्य आया, लेट हिम प्ले, तो इसको जो बनाने का तरीका है वो सबसे पहले लगा दो लेट, और उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ सब्जेक्ट पहले ले आओ। तो मतलब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, वो जो सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वो पहले आएगा। तो फिर हमने लिखा यहाँ पे क्रिकेट, फिर लगा दो बी, और फिर लगा दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाय लगाकर, लेट क्रिकेट बी, सॉरी एंड थर्ड प्लेड बाय हिम, इस तरीके से। तो इसका जो सूत्र निकल करके आता है, फॉर्मूला निकल करके आता है, वो ये निकल करके आता है, ऐसे वाक्यों को लेट लगाओ पहले, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से होता है। तो जैसे हमने इस वाले में किया, अभी जो मैंने लिखा है इसके देखो, दोबारा देखेंगे। तो जैसे ये उदाहरण दिया था, लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो ये जो सेंटेंस है वो लेट से शुरू होने वाला एक्टिव वर्ब है। अब लेट से शुरू हो रहा है तो इसका तरीका सीधा सा है, सबसे पहले क्या लगा दो? लेट, ये लगा दिया साहब। फिर हमारा नियम कहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ, और मैंने बताया था जो थिंग्स होती हैं ह्यूमन बीइंग्स के अलावा, बीइंग्स के अलावा जो होती हैं वो सब किस में आती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बीइंग्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस भी मैं बताऊंगा उसमें। तो सबसे पहले हमारा नियम कहता है लेट लगा दो, ये लेट लगा दिया साहब। उसके बाद नियम कह रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्रिकेट, ये सब क्रिकेट लगा दिया। इसके बाद हमारा नियम कहता है बी लगा दो, ये लो साहब बी लगा दिया। इसके बाद नियम कहता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, मेन वर्ब प्ले है तो प्ले की थर्ड हो जाएगी प्ले। अब नियम कहता है बाय लगाओ, और जो सब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे अपन बाय के बाद में लिख देते हैं, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। और देखो, लेट हिम डू इट, या अपन कहें लेट मी डू इट, कोई जरूरी थोड़ी हिम ही होगा, लेट मी डू इट। तो कैसे लिखेंगे? अब वही तरीका, लेट से शुरू हो रहा है, और लेट से शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट, ये लिख दिया साहब, सूत्र कह रहा है लेट लिखो। फिर कहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इट। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो? डी। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब डू है, डू की थर्ड हो जाएगी डन। इसके बाद नियम कहता है बाय लगाओ, और कर्ता को क्या बना दो? सॉरी, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बाद में लिख देते हैं।
बताइए क्या दिक्कत आ रही है। यानी कहने का अभिप्राय है जो लेट से शुरू होने वाले हैं, जो लेट से शुरू होने वाले हैं उनको अपन इस तरीके से बनाते हैं। और देखो जैसे उदाहरण के लिए, यानी जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं उनका जो सूत्र होता है वो तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम मेथड होता है, वो बता दिया था। और जो लेट थे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, मतलब जो नेगेटिव है इंपेरेटिव में, उनको बनाने का तरीका होता है लेट प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर नॉट को ऑब्जेक्ट के बाद लगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो बता दिया था। लेकिन जो लेट से ही शुरू होने वाले प्रश्नवाचक इंपेरेटिव सेंटेंस हैं उनको बताने का जो तरीका है वो मैंने फिर बता दिया, एक बार ध्यान देंगे, सूत्र को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लेट प्लस उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और वाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सूत्र था इसका। दो उदाहरण मैंने आपको बता दिए और देखेंगे। Let her cook food। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारा सूत्र कहता है क्या लगा दो, लेट, उसके बाद नियम कहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फूड। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, बी। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड हो जाएगी कुक्ड। और इसके बाद नियम कहता है बाय लगाओ, और बाय लगा करके जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको अपन बाद में देखते हैं। क्या दिक्कत आ रही है। Let him learn the lesson। कैसे बनाएंगे, वही तरीका, let the lesson be learned by, इस तरीके से हो जाएगा। तो मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो डू नॉट डोंट से शुरू हो रहा हो, उनको बनाने का तरीका मैंने अभी बताया था आपको। उनको बनाने का तरीका होता है सीधा सा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर वाक्य नकारात्मक है उसमें तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या लेट नॉट प्लस बी ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि लेट से ही शुरू हो रहा है एक्टिव वॉइस का वाक्य, यदि लेट से ही शुरू हो रहा है उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें अपन क्या करते हैं, लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको अपन बाद में लिख देते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। ये भी किसमें अंतर्गत आ रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आ रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे इंपेरेटिव में ही देखेंगे कि जो प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहे हैं उन वाक्यों को अपन पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए इनका सीधा सा है, ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, पहला नियम, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, पहला।
उसके स्थान पर आवश्यकता अनुसार यू आर requested to या you are advised to लिखते हैं आवश्यकता अनुसार। कहने का अभिप्राय यह है, अगर उसमें सलाह का भाव है तो एडवाइज लिखो, या सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, और यदि उसमें केवल रिक्वेस्ट का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं। तथा शेष वाक्य को बिना परिवर्तन के लिखते हैं। इस तरीके से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहे हैं, उन प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। उसके स्थान पर आवश्यकता अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर एडवाइज टू लिख देते हैं। अगर केवल निवेदन का भाव है तो रिक्वेस्टेड टू लिख दो, और अगर सलाह का भाव है तो एडवाइज टू लिख दो। तथा शेष वाक्य को बिना परिवर्तन के जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। अब इतने सारे नियम ये जो बताएं केवल आपको समझाने के लिए बताएं, बाकी इसमें है कुछ भी नहीं। केवल क्या करना है, प्लीज या काइंडली के स्थान पे आते यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दो, या यू आर एडवाइज टू लिख करके शेष वाक्य जैसा वैसा उतार दो। क्या दिक्कत आ रही है? कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है इस इम्पेरेटिव में, तो बिल्कुल ये तो और भी ज्यादा इजी है। उदाहरण से समझेंगे। जैसे प्लीज गिव मी वाटर। तो अब ये जो वाक्य है किससे शुरू हो रहा है, प्लीज से शुरू हो रहा है, और प्लीज से शुरू हो रहा है। तुम्हारा जो पहला नियम है वो ये कहता है कि इस तरीके के वाक्यों में क्या करते हैं अपन, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद दूसरा नियम इसमें कहता है कि प्लीज या काइंडली को तो हटा दो, लेकिन उसके स्थान पे क्या लिख दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर एडवाइज्ड टू। अब ये जो वाक्य है इसमें अपन देखेंगे कि जो किसका भाव आ रहा है, केवल निवेदन का भाव आ रहा है, विनती का भाव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जगह पे क्या लिख दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब हमने बताया कि इसके बाद जो वाक्य जैसा है उसको वैसा का वैसा उतार दो। बताइए क्या दिक्कत आ रही है? तो बात यह है कि उन्हीं नियमों को अपन को ध्यान में रखना है। सबसे पहला नियम हमारा कहता है कि उसके स्थान पर प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो वाक्य जैसा है वैसे वैसा का वैसा ही उतार देते हैं। और देखिए जैसे प्लीज टेक योर शीट, प्लीज टेक योर शीट, प्लीज टेक योर शीट, आपके प्लीज। जैसे ये है प्लीज टेक योर शीट, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो प्लीज है पॉज करते हैं, प्लीज है उसको हटा देंगे, हटा। तो जैसे इस तरीके का वाक्य, अब इसमें से प्लीज को हटा दो,
तो क्या लिख देंगे इसके स्थान पर, वही रिक्वेस्ट का भाव है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिख दिया। उसके बाद जो जैसा वाक्य उसको वैसा वैसा उतार दो, टेक योर शीट। क्या दिक्कत है बताओ। अब जैसे कई बार सलाह का भाव होता है, जैसे उदाहरण में समझेंगे। उसमें जरूरी नहीं कि प्लीज आई जाए, जैसे इसमें आया, मान लीजिए प्लीज टेक योर मेडिसिन्स ऑन टाइम। तो इस वाक्य में अपन देखेंगे रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं और एडवाइज्ड भी आ सकता है। तो प्लीज या काइंडली को तो हटा ही देंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू या फिर एडवाइज्ड टू कर दो। आगे जैसा वाक्य है उसको वैसा वैसा बिना किसी परिवर्तन के लिख देते हैं, टेक योर मेडिसिन्स ऑन टाइम। क्या दिक्कत आ रही है। तो अपन इसको इस तरीके से बना देते हैं आराम से। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका और भी है। इस तरीके का जो वाक्य होते हैं उनका एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या है, दूसरे तरीके से देखें। यदि अपन इसको इस तरीके से, वैसे सबसे इजी तरीका यही है, और क्वेश्चन जो आपको आता है पेपर में जो आता है वो ऐसे थोड़ी आता है कि साहब आप इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू के हिसाब से लिखो या शुड बी के हिसाब से लिखो। इस तरीके से कुछ भी नहीं आता है। वो तो आपसे कहता है सीधा सीधा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ आता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो दिए गए वाक्यों को आप तो पैसिव वॉइस में बदलिए। वो ये नहीं कहता है कि आप इस नियम को फॉलो करते हुए करो या इस नियम को करो, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। अगर इन वाक्यों को अपन इस तरीके से नहीं बनाना चाहें तो उनको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे प्लीज हेल्प द पुअर। तो ऐसे वाक्यों को बनाने का एक दूसरा तरीका ये होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखो, द पुअर, फिर लिख दो शुड बी, और मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। हेल्प की थर्ड हो जाएगी हेल्प। प्लीज या काइंडली को हटा दो। प्लीज या काइंडली तो हटने हटने, उसके स्थान पर अपन क्या देंगे, तो सूत्र क्या निकल करके आया, यानी कि ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा उसको। उसके बाद कह रहा है नियम, क्या लगा दो, शुड बी, और फिर मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। तो किसी भी तरीके से अपन इसको बना सकते हैं, जैसे प्लीज ओपन द डोर, मान लीजिए ये है। अब इस वाक्य को कैसे लिखेंगे, या तो यूं लिख दो आप इसको, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अच्छा, तो आप ऐसे लिख दो। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहें तो दूसरी तरीके से आप इसको ऐसे बना सकते हो। ऑब्जेक्ट को यहां लिखा द डोर, उसके बाद शुड बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन। चाहे इस तरीके से बना दो।
तो इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है, अगर सलाह का भाव है तो यू आर एडवाइस टू लिख दो, सजेस्टेड टू। और यदि उसमें निवेदन का ही भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दो। और उसके बाद में जो वाक्य जैसा है उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, इसमें कहीं कोई परिवर्तन अपन नहीं करते हैं। और अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहें तो आप शुड बी के हिसाब से बनाना चाहें, वैसे आपको एग्जाम में इस तरीके से देगा नहीं, पर वाइट में दे तो आपको क्या करना है वही तरीका। सबसे पहले यानी यहाँ इसको ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, उसके बाद शुड बी लगाएंगे और मेन वर्ब की क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया भी, ये बताया था प्लीज हेल्प द पुअर, तो द पुअर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा द पुअर, और उसके बाद शुड बी लगाया और मेन वर्ब की क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म। इस वाले में प्लीज ओपन द डोर क्या लगाया इसको, या तो ऐसे बना दो, ऐसे नहीं बनाना चाहे तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखा, शुड भी लिखा और मेन वर्ब की क्या लगा दी। तो इसमें से आप किसी भी तरीके से इसको इजी वे में बना सकते हैं, अपन को कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अब ये केवल एक छोटा सा नियम है इसका। दूसरे तरीके से इसे देखना चाहे तो देख लो, बाकी इसका बिल्कुल इजी छोटा सा एक नियम है कि अपन को क्या करना होता है, केवल क्या करना होता है, प्लीज या काइंडली को हटाना है, उसके स्थान पर यू आर एडवाइस टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, और शेष वाक्य जैसा है उसे वैसा का वैसा लिख देना है, कोई परिवर्तन इसके अंतर्गत नहीं करना है। एक लाइन का नियम है, इसको तो सभी जानते हैं, ये तो मतलब जो कुछ भी नहीं जानता होगा इसको तो वो भी सही कर सकता है। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं अपन। ये भी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये भी वाक्य जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत ही आ रहे हैं, तो आराम से इनको बना सकते हैं।